दिल्ली सल्तनत की नींव डालने वाले इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। उससे पहले महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक सभी ने अपनी सत्ता का मुख्य केंद्र लाहौर को बनाया था। इल्तुतमिश एक बहादुर जाबाज था। उसने परेशानियों में घिरकर डूबना नहीं सीखा था और वो रज़िया सुल्तान के पिता थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की सन 1210 में मौत के बाद लाहौर के सरदारों ने ऐबक के बेटे आराम शाह को सुल्तान बना दिया। आराम शाह सुल्तान तो बन गया, किंतु भारत के कुछ अन्य ताकतवर मुसलमान शासकों ने उसे सुल्तान मंजूर नहीं किया। वह अयोग्य सुल्तान साबित हुआ। अंतःप्रधान सेनापति अली इस्लाम ने, जो उस समय दिल्ली का शासक था, अन्य सरदारों से मिलकर ऐबक के दामाद और बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को बुलवाया। दिल्ली आने पर इस्माइल से इल्तुतमिश मिला तो उसने कहा, सूबेदार, आपको पता? हाँ, मैं ही नहीं, दूसरे सभी सरदार यही चाहते हैं कि आप लड़ाई में आराम शाह को हराकर हुकूमत पर कब्जा कर ले। यही होगा। इल्तुतमिश बोला, खुदा ने चाहा तो एक दिन सल्तनत हमारे कब्जे में होगी। आप जंग का ऐलान कर दे। और फिर दिल्ली के पादजुक के युद्ध में आराम शाह को हराकर इल्तुतमिश खुद सुल्तान बन गया। वो पहले व्यापारी के गुलाम थे। इल्तुतमिश से जलने वालों की भी कमी नहीं थी। वो सुल्तान तो बन गया, लेकिन उससे सामने बहुत कठिनाई थी। दरबार में दूसरों अमीर सिंहासन पर अपना उतना ही अधिकार समझते थे जितना ही इल्तुतमिश का था, और वे राजा भी बनना चाहते थे। इस्लाम धर्म के अनुसार गुलाम होने के नाते वह राजा नहीं बन सकता था। हालांकि सुल्तान ऐबक ने उसे गुलामी से आज़ादी दे दी थी, फिर भी वह अमीरों की निगाहों में अभी भी गुलामी था। गजनी में ताजुद्दीन यलहोत, सिंध में नजीरुद्दीन कुबाजा और बंगाल में खिलजियों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। राजपूत भी अपनी खोई हुई ताकत और आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे थे। मंगोल मध्य एशिया के राज्यों के जीतते हुए अपने नेता चंगेज़ खान की अगुवाई में भारत की ओर बढ़ रहे थे। इल्तुतमिश का राज्य तब तक सैनिक जागीर की लड़ाई की तरह था, पर उसने धीरज से काम लेकर इन कठिनाइयों पर काबू पाया। दरबार के अन्य सरदारों ने सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा इल्तुतमिश के खिलाफ जो बगावत का झंडा खड़ा किया, इल्तुतमिश ने उनको पूरी ताकत से दबा दिया और उन्होंने इतने कठोर दंड दिए कि जीवन भर बगावत का नाम न ले सके और बिल्कुल शांत हो गए। इल्तुतमिश ने समझदारी से काम लेते हुए यलजोत और कुबोचा को खत्म करके पंजाब और सिंध पर कब्जा कर लिया। इसी तरह उसने बंगाल पर सैनिक कार्रवाई करके उस पर कब्जा कर लिया। बलबल नाम का एक गुलाम भी था, जिसे इल्तुतमिश ने खुश होकर खरीद लिया। बलबल अपनी योग्यता से धीरे धीरे उन्नति कर रहा था और सुल्तान का निजी सेवक बन गया। वह 40 गुलामों के प्रसिद्ध समूह चहल गानी का मुखिया बन गया। ये समूह इल्तुतमिश ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए खड़ा किया। उसने जीवन भर सुल्तान के सम्मान और शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की। इस तरह दिल्ली राज्य की नींव रखने में इल्तुतमिश की सफलता में बलबल का भी उतना ही हाथ। इल्तुतमिश जानता था कि उत्तराधिकारी का नियम तय न होने से शासन की मृत्यु के बाद अक्सर अफरा तफरी फैल जाती है। वो अपना उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में ही चुनना चाहता था। उसका बड़ा बेटा नसीरुद्दीन महमूद उसके सभी बेटों में योग्य था। वह उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, किंतु भाग्य ने उसकी अंतिम इच्छा का साथ नहीं दिया। नसीरुद्दीन मोहम्मद की सन 1219 में अचानक मृत्यु हो गई। सुल्तान को अपने बाकी बेटों पर भरोसा नहीं था। सुल्तान की नज़र में उसकी बेटी रज़िया उसके पुत्रों के मुकाबले अधिक बुद्धिमान, योग्य एवं वीर थी। इसलिए उसने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। उसने अपने सचिव तातुल मलिक को आज्ञा दी कि रज़िया को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। राज्य के कुछ बड़े सरदारों ने, जिन्हें संख्या में 40 होने के कारण चालीसा भी कहा जाता था, बड़ी नरमी से इसका विरोध किया। तब सुल्तान इल्तुतमिश ने कहा, मेरे बेटे जवानी के नशे में डूबे हुए हैं और उनमें ऐसे गुण नहीं है कि सुल्तान बन सके। वे मुल्क का शासन करने के लायक नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि शासन को चलाने के लिए मेरी बेटी के मुकाबले मेरे बेटे योग्य नहीं है। उस समय सुल्तान के असर के कारण अमीरों ने उसकी बात को मंजूर कर लिया। इल्तुतमिश ने समय रहते रज़िया को उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। रज़िया घुड़सवारी, तीरंदाजी और हथियार चलाने में बड़ी होशियार थी। वह लड़ाई के मैदान में अपनी सेना की कमान बड़ी होशियारी से संभाल सकती थी, जबकि उसके भाइयों में ऐसी खूबियां नहीं थी।